नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केरल राज्य में बेहद दुखद घटना हुई है, वो ये कि बम ब्लास्ट हुआ वहाँ बाकायदा, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो केरल की सरकार है उसने 20 सदस्यीय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है इस पर जांच के लिए। लेकिन इससे पहले कि ये कोई रहस्य बन पाता ये चीज़, इससे पहले ही वो व्यक्ति जो ये अपने को जिम्मेदार बता रहा है उसने सामने आया और 5-6 मिनट का वीडियो उसने पोस्ट किया और कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इस व्यक्ति का नाम है डोमिनिक मार्टिन। एर्नाकुलम की घटना है ये, केरला की, जहाँ पर जेहोवा नाम का एक कन्वेंशन हो रहा था। उस कन्वेंशन में यहाँ इन लोगों को इसने अपना शिकार बनाया। 50 से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोग ज़ख्मी हुए हैं। 3 लोग, अभी तक 2 थे लेकिन 3, एक छोटी बच्ची जो ज़ख्मी थी उसकी भी मौत हो गई है। तो ये अपने आप में बड़ी दुखदाई घटना थी। लेकिन क्या आप ये सोचेंगे कि इस दुख में भी कोई ऐसा होगा जो सुख तलाश करेगा, जो एक मौका तलाश करेगा, जो अवसर तलाश करेगा? जी हाँ, ये भारत में जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उससे जुड़े हुए लोग इस दुखद घटना में भी एक अवसर तलाश कर रहे हैं। आपदा में अवसर, आपको याद है, बहुत ही ये मशहूर शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आपदा में अवसर वाले। तो ये आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग, बल्कि उसमें कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जिस तरीके से आप ये सोचिए, डोमिनिक मार्टिन नाम का ये व्यक्ति है, अगर ये दाऊद मतीन होता, इसका नाम अगर डोमिनिक मार्टिन नहीं दाऊद मतीन होता, तो सोचिए ये पूरी की पूरी तस्वीर कितनी बदल गई होती। और ऐसा लगा कि जब इस घटना में ये मार्टिन नाम का ये व्यक्ति आया, डोमिनिक मार्टिन नाम का इस व्यक्ति का जब सामने तस्वीर उसकी आई, उसका वीडियो आया, तो बड़े ही एक तरह से निराश हो गए वो तमाम लोग जो इस अवसर की फिराक में थे कि किस तरीके से भारत के मुसलमानों के ऊपर इस पूरे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसको थोप दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप ये देखिए, फ्रंट पर ये खबर है जो ये कह रहा है कि ये टेरर हमला नहीं है, ये आतंकी हमला नहीं है, इसमें इस नाम का व्यक्ति शामिल पाया गया। यानी अगर ये डोमिनिक मार्टिन ना होकर दाऊद मतीन होता तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता कि ये टेरर अटैक है, क्या ये आतंकी हमला है? हमारे अखबारों के संपादक और उन अखबारों में काम करने वाले पत्रकार एक धर्म को किस तरह से लगातार आतंक से जोड़ते रहते हैं, और ख़ासकर जब उन्हें साथ मिल जाए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसका कि पूरा का पूरा, मैं कहूँगी, पूरी राजनीति सिर्फ सांप्रदायिकता पर ही आधारित हो, एक समुदाय को पूरे तरीके से बदनाम करने की कोशिश पर आधारित हो। तो ये व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन, इसने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने और पूरी जिम्मेदारी ली है इसने इस सीरियल ब्लास्ट की। ये जो कन्वेंशन जो हो रहा था, जेहोवा के जो विटनेस हैं, तमाम जो चश्मदीद हैं, उन्होंने ये बताया रविवार को जो ज़ाहिर है ये कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। और जो शुरुआती जानकारी मिली है इसके मुताबिक ये पता चला है कि ये व्यक्ति एक टीचर की तरह काम कर रहा था, वहाँ स्थानीय लोगों को पढ़ाता था केरल में, लेकिन उससे पहले सालों तक ये दुबई में रहता था। एक और भी बात पता चली है इस व्यक्ति के बारे में, वो ये कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में एक्सपर्ट है, और शायद ये पता चलता है इससे कि कैसे उसने यहाँ पर ये बम बनाए होंगे। पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि हाँ, इस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके बारे में पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जाहिर है उसकी जो दावा है उसको सीधे फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता, और इस बारे में पुलिस का एक काम है, इसकी ड्यूटी है कि वो इसको पूरे तरीके से इसकी छानबीन करे। तो इससे पहले कि इस मामले में और कुछ मैं आपको बताऊं, या आप ये देखिए कि पूरे तरीके से कल लगातार कई घंटों तक सोशल मीडिया पर बाकायदा केरल में जो रैली हुई थी, फ़िलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं, 8,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की हत्या हो गुजर जाने के बाद भी भारत ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में इस पूरी जो संधि की जो बात हो रही थी, पीस की बात हो रही थी, सीज़ फायर की बात हो रही थी, यानी युद्धबंदी की बात हो रही थी, उससे भारत अनुपस्थित रहा। इतना शर्मनाक हमारी सरकार का पूरे तरीके से ये स्टैंड रहा। उसके बाद ये देखा गया कि प्रो पैलेस्टाइन यानी फ़िलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं उनके समर्थन में ये रैली हो रही थी केरला में। कई लाख लोग मौजूद थे इस रैली में जो फ़िलिस्तीनी लोगों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमास के एक नेता को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा गया, जिस पे कई लोगों ने काफ़ी आपत्ति जाहिर की कि कैसे वो हमास के लड़ाकू जिन्होंने जाके इज़राइल में
1400 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मासूम नागरिक भी शामिल थे। क्या वाकई उनको लेजिटिमाइज किया जा सकता है कि वो जब फ़िलिस्तीन के नागरिकों के समर्थन में रैली हो रही हो तो हमास के नेता को क्यों बुलाया जाए? लेकिन ये एक बहस अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इसी को जोड़कर किस तरीके से भारत सरकार में ही जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका आप ये बयान देखिए। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है ये सुनना कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करता हुआ ये ब्लास्ट हुआ है, ये विस्फोट हुआ है और ये निराश करता है। मैं केरला सरकार को इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि कल ही इन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि एक आतंकी संगठन के नेता को यहां बोलने की इजाज़त दी जाए, और जो केरल की सरकार है उसको इस बात की उन्होंने ये परमिशन दी, और 24 घंटे के अंदर ही देखिए इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। केरल के जो सीएम हैं वो केरल के होम मिनिस्टर भी हैं, और इसीलिए अब देखिए वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मुद्दे पर। यानी सीधे तौर पर इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई बात कहती, कोई नतीजा निकालती, कोई पहला बयान आता, इस मामले में कुछ भी पता चलता, पहले से ही नतीजा निकाल दिया गया इन मंत्री महोदय के जरिए। इस पर केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सख्त स्टैंड लेते हुए कहा है कि किस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। ये कहना है जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका। तो ये कन्वेंशन जो था यहोवा विटनेसेस का, ये तो खैर अपने आप में एक बात है ही, चिंता का विषय है ही कि किस तरीके से यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन जिस तरह से लगातार हमास के नेता के पार्टिसिपेशन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, दूसरी बड़ी बात कि फ़िलिस्तीन का नाम लेते ही जिस तरीके से हमास का समर्थक बताया जा रहा है लोगों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारत के मुसलमान रहे हों, लोगों के ऊपर बाकायदा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑर्गेनाइजर्स ने भी, जिन्होंने ये प्रो पैलेस्टाइन रैली को ऑर्गेनाइज किया है, सवाल उठाया है कि जब भारत ने, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए, एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी जगह हो सकती है कि हमास के इन नेता ने क्यों उत्तेजना भरी बातें की, क्यों उकसाने वाली बातें की। ये अपनी तरफ है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स पूछ रहे हैं कि अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए, अगर कानूनी रूप से देखा जाए, और अगर एक तरह का नैतिकता को एक तरफ रखा जाए कि क्या नैतिक तौर पे बुलाना चाहिए था या नहीं एक ऐसे संस्था के नेता को जो कि मासूम 1400 नागरिक जो इजराइल के मारे गए हैं उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हो। ऐसे में इस नैतिकता के अलावा जो कानूनी पक्ष है वो ये कि भारत ने अभी तक हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, इस संगठन को बैन नहीं किया है। तो ऐसे में क्या कानूनी रूप से गलत हैं ये ऑर्गेनाइजर्स? और इसके अलावा आप ये देखिए, हास्यास्पद बात यह है कि जब यही सवाल राजीव चंद्रशेखर से पूछा गया जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें ये कोई बहस की बात ही नहीं है कि इस पर बैन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। बार बार वो ये कहते पाए गए कि देखिए हम अपने युवाओं को रेडिकलाइजेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि हम सांप्रदायिक हैं। तो इस पूरी बहस में जिस कदर आतुर नज़र आए, पूरा का पूरा जो राइट विंग इकोसिस्टम है, जो बीजेपी का आईटी सेल है, जिसमें बीजेपी के मंत्री भी शामिल हैं, और इसके अलावा पूरी की पूरी मुख्य धारा का मीडिया, जैसे मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया, इसके अलावा भी जिस तरीके से जब तक इस मामले पर डिटेल्स नहीं आई थी तब तक लगातार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि हमास के नेता के इस प्रो पैलेस्टाइन रैली में पार्टिसिपेशन के बाद ये घटनाक्रम, ये एक तरह से एक स्वतः प्रतिक्रिया निकल कर आई है, ये नेचुरल रिएक्शन है कि देखिए उन्होंने उत्तेजना फैलाई, लोग उकसावे में आए और ये बम ब्लास्ट यहाँ पर हो गया। इस कहानी पर, यानी ये कहानी अगर नहीं भी होती तो इस कहानी को गढ़ा जाता, इस कदर इस कहानी पर विश्वास करने को तैयार थे कि देखिए इस पूरे देश में किस तरीके से जो मुख्यधारा की मीडिया, मैं तो कहती हूँ बीजेपी आईटी सेल को एक किनारे रखा भी जाए तो मुख्यधारा की मीडिया पूरे प्राइम टाइम में किस तरीके से इस पर लगातार बहस कर रही थी कि जैसे वो ये इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते थे कि ये जो व्यक्ति है डोमिनिक नाम का, मार्टिन नाम का, ये नहीं है। और फिर जब दुबई कनेक्शन निकल कर आया तो और भी कहा जाने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुखौटा है सामने और कोई और इसके हैंडलर्स होंगे कहीं दुबई के। ये भी एक बहस का हिस्सा बना अपने आप में। अब यहाँ पर आप ये ट्वीट देखिए, जो ये ट्वीट है रोहन दुआ नाम के इस व्यक्ति का, न्यू इंडियन के नाम से ये चलाते हैं अपना न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, और पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और रॉयटर्स में भी काम कर चुके हैं। ये कह रहे हैं बिग ब्रेकिंग, 4 ब्लास्ट इन केरला। 4 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट हुए केरला में, और यहीं पर हुए जहाँ पर कला मसेरी में
जो ज्यूज़ रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कहानी गढ़ने की जो कोशिश की गई कि वहाँ हुए हैं ब्लास्ट जहाँ यहूदी लोग रहते हैं, और ये हमास के नेता के पार्टिसिपेशन के ठीक एक दिन बाद हुआ है, जो वर्चुअल एड्रेस उन्होंने किया था प्रो पैलेस्टाइन रैली में मल्लापुरम में। आपको अभी भी डाउट है कि केरला स्टोरी यानी वो फिल्म जो बनाई गई थी, क्या आपको इस पर अभी भी डाउट है? और अब ये कह रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर विवेक नारायण और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस पर, इन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है। यहाँ पर बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ पूरे तरीके से आरोप लगा दिया, इससे पहले कि पुलिस की कोई भी शुरुआती जानकारी आ पाती। और खासकर इसमें बात यह है कि केरला पुलिस लगातार कह रही है कि वो एक्शन लेगी, वो लोग जो फेक न्यूज़ इस पर फैला रहे हैं। अब केरला पुलिस का आप ये देखिए, उनका काम ये है, ये देश भर में जितनी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है इस मुद्दे पर, इससे पहले कि उस फेक न्यूज़ से और प्रतिक्रियाएं पैदा हों, हिंसक प्रतिक्रियाएं हों, उनका ये काम है कि इन्वेस्टिगेशन बाद में करें, पहले फेक न्यूज़ देखें। आप देखिए उनकी जिम्मेदारियाँ। उसके बाद ये व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि 2100 लोग इसमें भाग ले रहे थे, ये जो कार्यक्रम था, और इसमें एक महिला मारी गई है और 25 लोग जख्मी हैं। ये शुरुआती जानकारी दे रहा है ये व्यक्ति, कह रहा है कि हम यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो और तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। शेम ऑन यू हमास, शेम ऑन गवर्नमेंट्स, पार्टीज एंड वॉइसेस दैट वर शेल्टरिंग हमास फॉर द लास्ट 20 डेज इन इंडिया। अगर ये भी आपकी अंतरात्मा को नहीं झकझोरता तो क्या झकझोरेगा? यानी ऐसे लोगों की भी अंतरात्मा बाकी है जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेजर सुरिंदर पुनिया जो कहता है कि बीजेपी आरएसएस का सपोर्टर है, उनका ट्वीट देखिए आप, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि कल हमास के जो आतंकवादी हैं खालिद मशाल, वो बोले और कतर से केरला के एक इवेंट में, और देखिए लोगों को यहाँ जिहाद के लिए तैयार किया गया और कहा कि सड़कों पर उतर जाओ, और आज 4 बम ब्लास्ट हो गए जिसने केरला को हिला कर रख दिया, वहाँ पर जहाँ के यहूदी रहते हैं। फिर वही लाइन, वहाँ पर जहाँ यहूदी रहते हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक है, आज ये यहूदियों पर हो रहा है, कल दूसरों पर होगा। जागो भारत जागो। यानी आप प्रोपेगेंडा का पूरा बाज़ार इस कदर गर्म है, ये ऐसा मछली बाज़ार है प्रोपेगेंडा का जिसमें सिर्फ सड़ांध, सिर्फ उसमें बदबू आती है, सिर्फ कंस्पिरेसीज़ हैं, साजिशें की जाती हैं कि किसी तरीके से भारत का एक समुदाय, इसके अलावा ऑपोजिशन जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कहीं और हो, और इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी जिसमें खासकर कांग्रेस पार्टी इनके निशाने पर रहती है। इससे पहले एक और ये वीडियो वायरल किया गया था, जिस वीडियो में कुछ बुर्का ओढ़े हुई औरतें हैं और एक साड़ी पहनी हुई औरत से के ऊपर चिल्ला रही हैं, उससे बातचीत कर रही हैं। तो बताया गया कि ये बुर्का ओढ़ी हुई औरतें बाकायदा 5 जन ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि नेमलेस फेसलेस लोग हैं, आरएसएस के मुखपत्र का ट्विटर हैंडल ने ये फेक न्यूज़ को ये ट्वीट किया और कहा कि देखिए ये औरतें बुर्का ओढ़े हुए इस औरत को पर दबाव डाल रही हैं कि तुम भी बुर्का ओढ़ो। और कहानी ये थी कि इन औरतों का स्टॉप मिस हो गया था, स्टॉप पे नहीं रोकी गई थी बस, और ये औरतें इस पर आवाज़ अपनी बुलंद कर रही थी कि हमें यहाँ पर रुकना है। इस बात में ये बातचीत हो रही थी, जो ये कह दिया गया कि देखिए कि ये औरतें दबाव डाल रही हैं। सीधे अब ये देखिए आखिरी बात इस पूरे मुद्दे पर, सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा दुख है इस बात का कि केरल में ब्लास्ट हुआ है और जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए वो अपने कॉन्डोलेंसेस भेज रहे हैं और रिकवरी की प्रार्थना करते हैं जो लोग ज़ख्मी हैं। बड़ी अच्छी बात है सचिन तेंदुलकर को इतनी फ़िक्र है कि ब्लास्ट होने के कुछ ही घंटों बाद देखिए आप लगातार मतलब इतना ध्यान रखते हैं, न्यूज़ साइकिल भी देखते रहते हैं। हैरानी होती है ऐसे लोगों पर कि पूरे तरीके से प्रायोजित ट्वीट पता चलती है, पूरे तरीके से पता चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, मैंने न जाने कितने दर्जनों न्यूज़ बुलेटिन्स में कहा होगा कि सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जिन्होंने लाखों ज़िंदगियों में एक तरह से उत्साह भरा है, लोगों को खेल की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो अभी भी सच है ये बात। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से वो व्यक्ति, जब कितनी जो हमारी महिला पहलवान थी, यानी खेल की दुनिया से ही जुड़ा हुआ इतनी बड़ी घटना कि उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया था। मैं कहती हूँ चलिए मणिपुर भी आप नहीं बोले, लेकिन वो जो हमारी महिला पहलवान थी उनके लिए तो आप आवाज़ उठाते, तब तो इनके मुंह से ज़रा सा एक शब्द नहीं निकला उनके लिए। और अब यानी बिना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट हुए हुए, और अगर सचिन तेंदुलकर खबरों पर नज़र रख रहे होते और हर 2-4 घंटे में ट्वीट कर रहे होते वो हर खबर के ऊपर, तो मैं कहती अच्छी बात है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 2-4-6 हफ्ते और 1 आध महीने में कभी ट्वीट करता है, उसको लगा वो फ़ौरन ही
जैसे ही केरला में ये धमाका हुआ, फ़ौरन ट्वीट उनका आ गया। तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से, कहाँ से ये पूरे तरीके से चीज़ें निर्देशित हो रही हैं। तो यहाँ सीधा सवाल ये है कि इस हमले को भी, इस आपदा को भी किस तरह से अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, केरला को बदनाम करने के लिए, इंडियन मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए, भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, लेफ़्ट पार्टियों को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, और इस पूरी घटना को, जो ये युद्ध चल रहा है जो मिडल ईस्ट में, उसको पूरे तरीके से भारत में जो घरेलू राजनीति है उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।